जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। जैसे आपके पास है सॉल्ट इन वाटर, तो अब इसमें आपके पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्ट है एक वाटर है। सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है और जो वाटर है वो डिज़ोल्व कर रहा है। जो डिज़ोल्व करता है, जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जो डिज़ोल्व होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो उनको सेम फेज में आ जाना चाहिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें फिर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नज़र नहीं आ रहे होते बल्कि सेम फेज में नज़र आ रहे होते हैं। जैसे सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद सॉल्ट आपको अलग से और वाटर अलग से नज़र नहीं आ रहा होता, थ्रू आउट वो आपको सेम ही लग रहा होता है। वो सॉल्यूशन जिनके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशंस। जैसे सॉल्ट इन वाटर में टोटल टू ही कंपोनेंट्स हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाकी जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वो आमतौर पे वही होती है जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है। जैसे अगर आपके पास है यही सॉल्ट इन वाटर, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो भी किस फॉर्म में बनता है? लिक्विड की फॉर्म में बनता है। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूशंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस ही होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर फर्दर कोलाइड्स एंड सस्पेंशन आ जाते हैं। कोलाइड्स के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं, सस्पेंशन के बेसिक्स भी हमने स्टडी किए थे जिनका थोड़ा सा आज भी हम देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन को हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट है वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में, आप इमेजिन करें कि आपके पास गैस जो है वो सॉल्यूट है, वो कम क्वांटिटी में है और आपकी गैस ही सॉल्वेंट है। यानी ऐसा मिक्सचर अपने माइंड में इमेजिन करें जो होमोजीनियस भी हो, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो। तो अगर हम बात करें एयर की, तो एयर के अंदर क्या होता है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है एयर, जिनमें कुछ गैसेस जो हैं वो हाई परसेंटेज में होती हैं, वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करती हैं, कुछ स्मॉलर क्वांटिटी में होती हैं, वो एज अ सॉल्यूट एक्ट करती हैं। तो एयर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह से गैस इन लिक्विड, आपका जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, वो ज़्यादा पोर्शन में है, ज़्यादा परसेंटेज में होगा, और जो आपका सॉल्यूट है उसके कंसनट्रेशन कम है, क्योंकि और यहाँ पे सॉल्यूट गैस है। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह डिज़ोल्व होती है तो उसमें वाटर लिक्विड पोर्शन ज़्यादा होता है, गैस जो डिज़ोल्व होती है वो कम होती है। इस तरह से ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। थर्ड है गैस इन सॉलिड, कि आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और आपका जो सॉल्यूट है वो गैस है। तो जैसे मेटल के सरफेस के ऊपर अगर कोई गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो गई है, जैसे फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लैटिनम के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गई, तो अब जो मेटल है आपकी वो लार्ज क्वांटिटी में है, वो आपका सॉल्वेंट है, वो सॉलिड है और उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हुई है। तो एक्यूमुलेटेड हाइड्रोजन जो है जो किसी भी मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब्ड है, तो ये इसके एग्जांपल में आ सकती है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम क्वांटिटी में है, गैस ज़्यादा क्वांटिटी में है। जो एयर के अंदर मॉइस्चर वगैरह होती है, अब उसमें एयर जो है वो हाई परसेंटेज में, हाई कंसनट्रेशन में है, तो वो सॉल्वेंट है, और मॉइस्चर जो है उसके अंदर वो कम है, तो वो लिक्विड, वो उसके तौर पे सॉल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। लिक्विड इन लिक्विड, हाई कंसनट्रेशन में भी, यानी सॉल्वेंट के तौर पे भी लिक्विड है और सॉल्यूट के तौर पे भी लिक्विड है। तो बेंजीन को टॉलिन में मिक्स कर दें या वाटर के अंदर अल्कोहल वगैरह मिक्स कर दें। लिक्विड एंड सॉलिड का सॉल्यूशन की बात करें तो मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर आप इसको जिंक अमलगम में ऐड कर देते हैं तो ये ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा जो लिक्विड इन सॉलिड होगा। सॉलिड इन गैस, कि सॉलिड आपका सॉल्यूट है कम कंसनट्रेशन में, गैस हाई कंसनट्रेशन में है, तो कि डस्ट पार्टिकल जो एयर के अंदर होते हैं ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड, मशहूर ज़माना सॉल्ट सॉल्यूशन जो है, शुगर सॉल्यूशन ले लें। सॉलिड इन सॉलिड जो है वो ज़्यादातर अलाइज होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करते हैं। सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करें तो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड भी होते हैं, सेचुरेटेड भी होते हैं और सुपर सेचुरेटेड भी होते हैं।
आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर 2 स्पून जो सॉल्यूट है उसको डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, यानी एक गिवन टेम्परेचर पे उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 2 स्पून सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की। अगर जितनी उसमें कैपेसिटी है उतने सॉल्यूट को आपने उसमें डिज़ोल्व करवा दिया तो गिवन टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आपने उस कैपेसिटी से कम सॉल्यूट ऐड किया, मतलब उसमें 2 स्पून्स की कैपेबिलिटी थी, लेकिन होता ये ग्राम्स में, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए स्पून्स की एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर उसमें 2 स्पून्स की थी, आपने 1 स्पून ऐड किया, भी फर्दर सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड को हॉट सैचुरेटेड भी होते हैं, उसमें ये होता है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सॉल्यूट उसमें मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि वो सैचुरेशन के पॉइंट पे आ चुका है। आप उसको हीट करें, हीट करने पे आमतौर पे जो सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशंस होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, आगे हम देखेंगे कैसी होती है। तो हीट देने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, फर्दर थोड़ा सा सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको दोबारा से ठंडा करेंगे, दोबारा से टेम्परेचर कम होगा तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ होगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा ये लाजमी नहीं होता कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही हो। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी होने लग जाती है। मेनली जब एक लिक्विड के अंदर आप गैस को डिज़ोल्व करवाते हो ना और आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होने लग जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरमिक्स होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, यानी सेम फेज में आ जाते हैं। इनके पार्टिकल्स का जो डायामीटर होता है वो काफ़ी कम होता है और ये इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि नॉर्मली आपके लिए विजिबल नहीं होते। कोलाइड की बात करें तो कोलाइड्स आपको सम टाइम होमोजीनियस लग रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं। उनके पार्टिकल्स का साइज़ सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा सा बड़ा होता है। आप उनके पार्टिकल्स को नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो बड़ा होता है। जैसे सॉइल को आप वाटर के अंदर मिक्स कर दें तो वो एक होमोजीनियस फेस में नहीं आती बल्कि हेट्रोजीनियस होती है, जिसमें हमें वाटर अलग से और सॉइल अलग से नज़र आ रही होती। तो इनके पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है, वो वैसे भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, इनको फिल्ट्रेशन वगैरह की मदद से बड़ी आसानी से अलग भी किया जा सकता है। जो सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको वैसे सॉल्यूट लाइक बोला जाता है, सिर्फ सॉल्यूट की टर्म सस्पेंशन पार्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं की जाती। सॉल्यूशन की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स को यहाँ पे ऐड करने का एक पर्पस ये भी था कि हमें आइडिया हो कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इनके किस कदर हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहा जाता है, सोडा बॉटल्स भी कहा जाता है। इस टर्म यूज्ड फॉर बेवरेज दैट डोंट कंटेन अल्कोहल, इनके अंदर अल्कोहल नहीं होता जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। हार्ड लिकर मेनली एक टर्म होती है। हार्ड लिकर्स वो होते हैं, वो बेवरेजेस होती हैं जिनके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर इनके नुकसानात हमें अपनी सेहत पे पता चल जाएं तो कभी भी हम इनके लिए सॉफ्ट का वर्ड यूज़ ना करें, इस कदर इनके हार्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव बिकम सो मच अ पार्ट, मतलब ये हमारे जो एक आजकल की मॉडर्न लाइफ है उसका एक पार्ट बन चुके हैं, उसका एक हिस्सा बन चुकी हैं। मेनली जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये बहुत अपीलिंग है। यंगर जनरेशन के अंदर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा ज़्यादा ही वास्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनका भी मेन टारगेट यही यंग जनरेशन होती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये जानते बूझते भी अपनी सेहत का नुकसान कर लेते हैं। होता क्या है इनके अंदर, ये क्यों हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती? मेनली जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक है शुगर। अब जो मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इनके अंदर शुगर काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। अब शुगर का नुकसान क्या है? शुगर जो है वो टीथ जो है हमारे उनके लिए नुकसानदेह है। इससे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम। अगर ये जो शुगर है जब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, शुगर लेवल हाई होगा, तो उसके बाद ये एक क्रेविंग भी होने लग जाती है फिर कि मतलब अगर एक दिन आपने यूज़ किया, शुगर लेवल आपके ब्लड स्ट्रीम में हाई हुआ तो दूसरे दिन भी आपका दिल करेगा। और जब मुसलसल आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर लेवल हाई होगा तो उससे डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
इनके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी यूज़ होते हैं। अब ये डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऐड होते हैं और इनके नुकसान देखें। एस्पर्टेम की बात करें तो इस 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, इसलिए ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। इसका मकसद होता है टेस्ट को इन्हांस करना, लेकिन इनके हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉमनली जो कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं वो ये हैं कि माइग्रेन के प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाते हैं इनसे, मेमोरी लॉस का खदशा होता है, इमोशनल डिसऑर्डर, ब्लड विजन, आँखों के प्रॉब्लम, रिंगिंग इन द एयर, हार्ट पाल्पिटेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब एक एक केमिकल के इतने नुकसान हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो स्वीटनर इनके अंदर यूज़ होता है वो एसिसल्फेम के है। ये भी 100 से 200 टाइम्स स्वीटर होता है नॉर्मल शुगर की निस्बत में, और इसका ना जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट भी आ रहा होता है वो इसी कंपोनेंट की वजह से, एसिसल्फेम की वजह से आ रहा होता है। ये इस कदर हार्मफुल है कि कार्सिनोजेनिक भी इसको एक टाइम में कंसीडर किया जाता था। अभी भी इस पर फर्दर वर्किंग हो रही है, अभी भी इस पर मज़ीद रिसर्च हो रही है। देखा ये गया था कि कुछ एनिमल्स में लैब में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया उनकी बॉडी में, तो उनके अंदर जो ट्यूमर बनने के चांसेस थे वो काफ़ी इंक्रीज हो गए थे। सेक्रीन की बात करें तो ये भी स्वीटनर होता है, नॉन न्यूट्रिटिव होता है। इसके अंदर भी जो कैपेसिटी होती है शुगर की निस्बत तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है ये भी। इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये ब्लैडर का कैंसर भी कॉज करता है। अब बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड वगैरह है, उन्होंने अपने कंट्रीज़ में इनको बैन कर दिया है। ये काफ़ी सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर स्क्रीन अभी भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें कैफ़ीन की, तो कैफ़ीन जो है वो एडिक्टिव ड्रग है जो कि इन्हांस करती है इसी सोडा के फ्लेवर को। ये आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करती है नर्वस सिस्टम को। अब अगर हम नोटिस करें ना तो कोल्ड ड्रिंक के बाद जो एक रिफ्रेशमेंट का एहसास हो रहा होता है वो मेनली इसी कैफ़ीन की वजह से होता है कि कैफ़ीन जो है वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, हार्ट रेट इससे इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेरीली तो वो हमें बड़ा रिफ़्रेश कर रही होती है, लेकिन इसके नुकसानात कितने हैं, इसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो ये है कि ये कैंसर कॉजिंग भी होती है अगर एक्सेस में ली जाए, ब्लैडर पे स्टोमक के मसाइल होते हैं इसकी वजह से, और इतनी हार्मफुल होती है कि ये जो बेबीज बर्थ होती है उनके अंदर कुछ जो डिजीज़ आ रही होती हैं, मतलब छोटे बच्चे के अंदर भी, उनके अंदर भी कैफ़ीन का रोल है अगर उनके पेरेंट्स इसका इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक आफ्टर अ फिजिकल वर्कआउट, अब उस टाइम तो आपको ये बड़ा एक रिफ्रेशिंग लग रहा होता है जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके एक एक कंपोनेंट के हमारी बॉडी पे इतने नुकसानात होते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसीलिए कहा जाता है कि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होती है तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उसकी पीएच उतनी कम होती जाएगी। अब पीएच कम होती जाएगी वो उतनी ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्सेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ही, आपको ज़रूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी बॉडी में, तो फिर क्यों इतना इनटेक हम खुद कर रहे होते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हेल्दी सेल्स जो होते हैं बॉडी के उनको किल करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके अलावा एसिडिक इन्वायरमेंट से आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब होता है, और जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं, कैंसर सेल हैं, उनके बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ हो रहे होते हैं इनको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करने के लिए कि ज़्यादा टाइम तक ये ख़राब ना हो, उसके लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव इंतहाई हार्मफुल होते हैं। ऊपर वैसे मेंशन होता है कि ये परमिटेड प्रिजर्वेटिव है कि एक ख़ास अमाउंट में इनको ऐड किया जाता है, लेकिन अगर इनकी कंसनट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे इनके। लाइक सोडियम बेंजोएट की बात करें तो ये काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है। इससे एस्थमा, रैशेस, हाइपर एक्टिविटी के चांसेस होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रिजर्व करने के लिए कलर को प्रेजेंट होता है। मेनली जो लेमन जूस वगैरह होता है कि उनका कलर जो है वो ब्राउनिश ना हो, उसके लिए उनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। बहुत टॉक्सिक होता है ये भी। अगर लॉन्ग टाइम तक इसका एक्सपोजर होता रहे तो स्किन सेल इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग, टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट, शॉक, कोमा एंड इवन डेथ भी हो जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव इस कदर हार्मफुल होते हैं।
आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के लिए कुछ एजेंट्स और कलरिंग के लिए कुछ एजेंट ऐड किए जाते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग जो होती है उसके लिए जो एजेंट ऐड किए जाते हैं उनके जैसे टार्ट्राजीन है, ये इन ऑरेंज शेलो ड्रिंक जो होती है उनके अंदर इनको ऐड किया जाता है और बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको भी बैन कर दिया है, क्योंकि जब इन पे फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करवाती है। स्वेलिंग, एक्सेसिव म्यूकस, ब्लड शॉर्ट आइज जो हैं वो इसकी वजह से होती हैं। एक और कंपोनेंट होता है कार्मेसिन, वो रेडिश जो ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उसको भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बैन कर दिया लाइक यूएस एंड कनाडा। ब्रिलियंट ब्लू, ये एक अनदर एजेंट है जो कि प्रेजेंट होता है और ये भी कैंसर कॉजिंग होता है, ये भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो ड्रिंक्स यूज़ हो रही हैं उनमें अभी भी ये प्रेजेंट है। सोडियम की बात करें तो सोडियम एक थिकनिंग एजेंट के तौर पे, एक इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे इसको ऐड किया जाता है कि वो स्टेबल रखता है ज़रा उन ड्रिंक्स को। तो ये स्टेबलाइजिंग एंड थिकनिंग एजेंट जो है ये उन मतलब एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो ये इमल्सीफाइंग का काम कर रहा होता है, लेकिन ये बॉडी को ये भी बहुत डिस्टर्ब करता है। एक्सेसिव अगर कंजम्पशन हो जाएगी इनऑर्गेनिक सोडियम की भी तो इससे जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ होना, थिक होना शुरू हो जाती हैं, जिससे स्ट्रोक का, कार्डियक फेलियर का, हाई ब्लड प्रेशर का खदशा मज़ीद बढ़ जाता है। अब देखें एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और हर एक एक कंपोनेंट के किस कदर ह्यूमन बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। इन सब के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ किस कदर हाई है, ये इसको ज़रा हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक सॉल्यूशन जब बनता है, एक सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर, हम जो बेसिक सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना होता है वो होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक में ये है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का प्रॉपर इंट्रैक्शन हो तभी सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रॉपर वे में हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी होता है। टेम्परेचर यूजुअल केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये इफ़ेक्ट करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है और कुछ पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी का। प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो उन सॉल्यूशंस पे होता है जिनमें गैस जो है वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, मेनली सॉल्यूट का रोल प्ले कर रही हो, क्योंकि अगर आप गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आगे हमने एक हेनरी लॉ पढ़ना है जो कि इसी चीज़ को ही डिफाइन करता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर के बारे में वही है कि अगर उनका प्रॉपर इंट्रैक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी भी प्रॉपरली हो सकेगी। सरफेस एरिया की बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके जितनी ज़्यादा फाइनर फॉर्म में होंगे उतने ही ज़्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी बेटर हो सकती है। देखिए बेटर होने में और ज़्यादा, यानी जो सरफेस एरिया है सॉल्यूट पार्टिकल्स का उससे सॉल्युबिलिटी का रेट जो है मतलब फास्ट तो हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर आपके पास पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 5 मोल डिज़ोल्व हो रहे तो अब 10 हो जाएंगे, होंगे वही 5 मोल ही डिज़ोल्व, लेकिन अगर ये फाइनल फॉर्म में होगा तो ज़रा डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। यूनिट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी आम तौर पे हम लेते हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम्स डिज़ोल्व होंगे, या हम यूँ कह देते हैं कि अगर आपके पास 1 लीटर जो है वो सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व होगा, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे, उसको अगर हम ज़रा वाइडर वे में स्टडी करें तो ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉलिड आपका सॉल्यूट हो और लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आम तौर पर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। इन मैनी केसेस जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फिर जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी मूवमेंट का रेट बढ़ जाएगा तो वो सॉल्यूट पार्टिकल को उनके दरमियान मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं उनको फिर वो ओवरकम करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उनको वो वीक हो जाएगा और फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस तरह के केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें गैसेस की, जब आपने उनको डिज़ोल्व करवाया है लिक्विड के अंदर, तो अगर उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो गैसेस जो हैं उनके अंदर तो वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से डिज़ोल्व हुई थी, प्रेशर वगैरह की मदद से आपने उसको डिज़ोल्व करवाया था, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। इस तरह से जो आपके पास केमिज ऑप्शन थी मेनली, उसमें हमने कहा था कि स्टार्ट में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे सॉल्युबिलिटी या एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो बढ़ता है। इसको हमने डिटेल के साथ कोलाइड्स में देखा भी था। ये था एक जनरल ट्रेंड, लेकिन एक्सेप्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं फिर भी। मतलब कुछ आपको ऐसे सॉल्यूशन सॉलिड लिक्विड में भी मिल जाएंगे जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इस तरह के जो यूनिक केसेस होते हैं, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, फिर उनमें केस टू केस वेरिएशन या लॉजिक देखी जाती है कि ऐसा उस खास सॉल्यूशन में किस वजह से हो रहा है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी की बात करें तो दो लिक्विड्स को आपने मिक्स करना है। मिसिबिलिटी की टर्म आमतौर पे यूज़ तब की जाती है जब आपका दोनों जो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो एक जो प्रॉपर सॉल्यूशन होते हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, वो हर प्रोपोर्शन में एक दूसरे में हल होकर एक होमोजेनियस फेस में आ जाते हैं। जैसे एथेनॉल को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम्प्लीटली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं, इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल हल नहीं होते। जैसे अगर आप एक पोलर सब्सटेंस ले लें, एक नॉन पोलर ले लें, तो उनमें इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो एक दूसरे में हल नहीं होंगे, तो इनमें सॉल्यूशन की फॉर्मेशन फिर नहीं होती। मतलब अगर बात करें ना तो इस तरह से हमने कल कोलाइड्स में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल की बात की थी, तो फिर उनको स्पेशल होमोजेनाइजर वगैरह की मदद से बनाया तो जा सकता है, लेकिन फिर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं होते, हेट्रोजेनियस की कैटेगरी में चले जाते हैं। पार्शियली मिसिबल की बात करें तो ये कंप्लीट तो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन टू सम एक्सटेंट एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इनमें भी लेयर फॉर्मेशन हो जाती है और हर लेयर दूसरे का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है। एक ख़ास टेम्परेचर पे ये लेयर्स मर्ज होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में आ जाती है, लेकिन वो मखसूस टेम्परेचर जिसे अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर भी कहा जाता है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन वैसे बोलते हैं हम मिकदार को, और सॉल्यूशन में मिकदार या कंसंट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है ये उसकी कंसंट्रेशन है। यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है ये उसकी कंसंट्रेशन है। और सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो उन्हें डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, तो सॉल्यूशन पतला कब होता है? जब उसमें सॉल्यूट कम होगा। कंसंट्रेटेड थिक गाढ़ा वो कब होगा? जब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा। यूनिट्स की बात करें तो वेट परसेंटेज, इसको मैस परसेंटेज भी बोलते हैं। वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम और वॉल्यूम वेट परसेंटेज। इस तरह मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन है, यहाँ पे ये बिलियन दोबारा लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनको ब्रीफली हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें परसेंटेज मैस बाय मैस या वेट बाय वेट भी इसको कहा जाता है। एक बात आपने याद रखनी है कि मैस बाय मैस, जो चीज़ पहले है, जो चीज़ बटे के ऊपर होगी वो सॉल्यूट के लिए होगी, जो बटे के नीचे होगी वो सॉल्यूशन के लिए होगी। तो ये मैस बाय मैस है, तो इसमें तो बटे के ऊपर भी मतलब मैस है और नीचे भी, तो मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे परसेंटेज मैस बाय मैस आप फाइंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं कि नीचे हम टोटल मार्क्स रखते हैं जो कि ज़्यादा होते हैं, और ऊपर ऑब्टेन मार्क्स होते हैं जो कि कम होते हैं, और 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक सॉल्यूशन की जो मैस बाय मैस परसेंटेज है वो आपने कैसे फाइंड करनी है कि ऊपर आपने सॉल्यूट का मैस रखना है, नीचे आपने सॉल्यूशन का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सॉल्यूशन का जो मैस होगा इसमें दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि उन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बना है ना। एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज दैट अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मैस परसेंट। तो आपका जो सॉल्यूट का मैस कितना है 25 ग्राम, और आपके सॉल्यूशन का मैस कितना है, उसमें सॉल्वेंट है 100 ग्राम
और सॉल्यूट है 25, तो सॉल्यूशन के अंदर तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, तो सॉल्यूशन का बन जाएगा 125 ग्राम। 100 के साथ आपने ऊपर सॉल्यूट का मैस रखा, नीचे सॉल्यूशन का, और 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपके पास मैस परसेंटेज आ गए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो जो बटे के ऊपर होगा, जैसे यहाँ पे वेट है, मैस है, तो वो सॉल्यूट के लिए, और जो नीचे होगा वो सॉल्यूशन के लिए। तो मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आपके पास मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो उसमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। और अगर बात करें वॉल्यूम बाय वेट की, तो अब बटे के ऊपर आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, मतलब पहले आपके पास वॉल्यूम बाय वेट है, तो वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूट का आपने लेना है, और जो मैस या वेट आपने लेना है वो सॉल्यूशन का लेना है, और उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर हम इस वर्ड पे गौर करते हैं तो मोल का मतलब तो मोल ही, और फ्रैक्शन बोलते हैं हिस्से को, तो मोल्स में हिस्सा या मोल्स में मिकदार, इसे कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है एक्स के साथ। तो आपके पास है एक सॉल्यूशन, उसमें टोटल आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, 3 हैं, जितने भी टोटल कंपोनेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, उन टोटल नंबर ऑफ मोल्स में पहला कंपोनेंट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये उस पहले कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास सॉल्यूशन बाइनरी है, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक के नंबर ऑफ मोल को हम n1 कह रहे हैं, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स को हम n2 कह रहे हैं। तो अब अगर हमने सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है और सॉल्यूट को हम n1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x1 जो है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल है n1 प्लस n2, इस टोटल के अंदर n1 यानी फर्स्ट कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इसका मोल फ्रैक्शन है, मोल्स में हिस्सा है। इसके अंदर n2 के नंबर ऑफ मोल यानी टोटल के अंदर n2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो x2 हैं, यानी दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। जितने भी कंपोनेंट्स हो सॉल्यूशन के अंदर, अगर आप उन सब के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो इन सब का सम जो है वो यूनिटी के इक्वल आएगा। यहाँ पे भी आप पुट करके देख सकते हैं, x1 की जगह पे आप उसका फार्मूला पुट कर दीजिएगा, x2 की जगह पे उसका, तो आंसर आपके पास यूनिटी आ जाएगा। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि मोल फ्रैक्शंस का सम किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन भी बिल्कुल वैसे ही है कि ऊपर आप लोगों ने मैस या वॉल्यूम जो भी है आपके पास सॉल्यूट का, नीचे आपने सॉल्यूशन का लेना, ये बहुत स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, ppm ppb वगैरह, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है मिलियन के साथ, यानी 10⁻⁶ के साथ। अगर पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही ऊपर मैस है, वॉल्यूम है, जो भी है वो सॉल्यूट का, नीचे मैस वॉल्यूम जो भी अवेलेबल है वो सॉल्यूशन का, उसको मल्टीप्लाई कर देना है बिलियन के साथ, 10⁹ के साथ। और पार्ट्स पर ट्रिलियन की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही कि अगर ऊपर आप लोगों ने मैस वॉल्यूम जो भी है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ट्रिलियन 10⁻12 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर हम बात करें मोलैरिटी की तो इससे माइंड में जो फर्स्ट क्लिक होता है वो ये कि इनमें नंबर ऑफ मोल्स का रोल होगा। तो सॉल्यूशन के 1 dm³ में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये इसकी मोलैरिटी है। यानी आपके पास 1 dm³ सॉल्यूशन है, आप उसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, ये उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे आपके सॉल्यूशन की मोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, आपका सॉल्यूशन उतना ही कंसनट्रेटेड होगा। कैसे बनाया जाता है मोलर सॉल्यूशन? मोलर सॉल्यूशन को बनाने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने जो आपका सॉल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में है मेनली अगर, तो उसको आप लोगों ने इस फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करना है, फिर आपने उसमें वाटर ऐड कर देना है। अब आपने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको 1 dm³ तक लेके जाना है। जो सॉल्यूट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिसॉल्व होता जाएगा और फिर एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद अगर सॉल्यूट का मैस आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या मोलैरिटी, तो वो मोलैरिटी वाले फार्मूला से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंसनट्रेशन में सेकंड जो है मोलैरिटी के बाद वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैलिटी में फ़र्क ये है कि मोलैरिटी के अंदर हम वॉल्यूम लेते थे कि नंबर ऑफ मोल्स हम देखते थे कि 1 dm³ वॉल्यूम के अंदर कितने हैं,
यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट का जो मैस है उसके अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये उसकी मोलैलिटी है। अब जो मैस होता है, मैस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन मोलैलिटी के अंदर हम वॉल्यूम लेते हैं और वॉल्यूम पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, इसलिए मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंटिटी होती है, जबकि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। मोलैलिटी को कैपिटल M के साथ डिनोट किया जाता है, जबकि मोलैलिटी को स्मॉल m के साथ डिनोट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि टेम्परेचर हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मैस परसेंट, यानी जो आपने मैस परसेंट, मैस बाय मैस या वेट बाय वेट पे जिसे हम कह रहे थे, उस पर भी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हम सॉल्यूट का भी मैस ले रहे हैं और सॉल्यूशन का भी मैस ले रहे हैं, और मैस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता, मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता। उसकी रीज़न अभी हमने देखी कि इसमें हम मैस ले रहे होते हैं और मैस पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन मोलैलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। जितने के अंदर भी वॉल्यूम आ रहा होगा परसेंट यूनिट्स के अंदर पे, तो वॉल्यूम पे भी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है। वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है कि वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, वो होता है वेपर प्रेशर। तो आपके पास है एक लिक्विड, आप उसको हीट करते हैं, वेपराइजेशन होती है, फिर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। एक पॉइंट पे ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाता है, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है वेपर्स की वजह से, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वेपर्स जो हैं अगर उनको मौका मिलता है तो वो फ़ौरन एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं आपके मिक्सचर से। एप्लीकेशंस की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के एप्लीकेशंस काफ़ी वास्ट होते हैं, मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जब ड्रग्स फार्मूलेशन की जाती है तो उस दौरान कंसीडर किया जाता है कि ये ड्रग किस हद तक सॉल्युबल होगी, क्योंकि उसको इंजेक्ट करने के तरीके फिर ही डेवलप हो सकते हैं। ड्रग डिलीवरी की बात करें तो उस दौरान भी माइंड में रखा जाता है सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस, कि इस ड्रग को प्रॉपरली टारगेट तक कैसे पहुँचाना है, कैसे डिलीवर करना है, इमल्शन बनानी है, सस्पेंशन बनानी है, सॉल्यूशन की फॉर्म में, किस तरह से ये ड्रग इफेक्टिवली अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। फूड इंडस्ट्री के अंदर जैसे ये बेवरेज वगैरह बनाने में, अभी हमने कोल्ड ड्रिंक को स्टडी किया जो कि सॉल्यूशन होते हैं, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर सॉल्युबिलिटी का रोल होता है। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर अगर पॉल्यूशन रिमेडिएशन करना चाहते हैं, आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किसके अंदर किस हद तक सॉल्युबल है, वाटर के अंदर किस हद तक पॉल्यूटेंट जो हैं वो सॉल्युबल हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं, सॉइल के अंदर वो किस हद तक सॉल्युबल हैं। तो उसके लिए फिर इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उसको रिमेडिएट कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स वगैरह, कॉन्टेमिनेंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन किस हद तक वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं और किस तरीके से उनको रिमूव करवाना है, इसके लिए भी सॉल्युबिलिटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। केमिकल सिंथेसिस के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हम डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म करवा रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स पे हमें सॉल्युबिलिटी को भी यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर अपने हमें कंपोनेंट को डिसॉल्व करवाना पड़ता है। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए भी सॉल्युबिलिटी का नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट प्योरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस के बेस पे की जा सकती है। उसके बाद है राउल्ट्स लॉ। Raoult's law state that a solvent's partial vapor pressure in a solution is equal or identical to vapor pressure of the pure solvent multiplied by mole fraction in solution। देखिए, पहले है आपके पास प्योर सॉल्वेंट और फिर आप लोगों ने उसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दिया है। अगर हम पहले बात करें प्योर सॉल्वेंट की, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सरफेस के ऊपर हर जगह पे सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। अब सॉल्वेंट के वेपर ऑब्वियसली फिर ज़्यादा बनेंगे, जब ज़्यादा बनेंगे तो वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब उसी सॉल्वेंट में आप एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूट सरफेस के ऊपर कहीं कहीं सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, जिससे अब सरफेस के ऊपर जब सॉल्यूट भी कुछ ना कुछ एरिया कवर कर लेंगे तो वेपर्स कम एस्केप होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसको हम लोगों ने फर्दर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी स्टडी करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है। फिलहाल जो राउल्ट्स ने हमें रिलेशनशिप बताया कि
सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है कि प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर कितना है और उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है। अब सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप बताया राउल्ट्स ने, उनके नेम की बेस पे इसे राउल्ट्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा उन्होंने कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है। याद रखिएगा वेपर प्रेशर होना ही सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट जो हम ऐसे केसेस में ऐड करते हैं आमतौर पे वो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो यहाँ पे P ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, X ऑफ सॉल्वेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अगर आप ये कंसीडर करें कि दो कंपोनेंट्स आपने लिए हैं और दोनों ही वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल का मतलब है कि दोनों ही वेपर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर लगेगा वो उन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। ये बात पहले भी हमें डाल्टन्स बता चुके हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में उन्होंने गैसेस के लिए बताया था। तो यहाँ पे अगर आपके पास दो लिक्विड कंपोनेंट हैं, लिक्विड्स हैं और दोनों वोलेटाइल हैं, तो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा उन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। फर्ज करें आपके पास दो लिक्विड हैं जो मतलब जिनकी वेपर फॉर्मेशन हो रही है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ जो है वो काफ़ी हद तक एप्लीकेबल था भी, लेकिन कुछ सॉल्यूशन जो हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। तो फिर इस बेसिस पे सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते थे वो आइडियल सॉल्यूशन और जो नहीं करते वो नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होते वैसे काफ़ी कम है लेकिन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करते हैं। जो रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो आम तौर पे डेविएट करते हैं इन आइडियल बिहेवियर से। वो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, वो डेविएशन नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन ये होती है कि एक एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है राउल्ट्स के मुताबिक, अगर तो उस एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो वो नेगेटिव डेविएशन है। लेकिन वो कम वेपर प्रेशर किस सूरत में एक्सर्ट होगा, वो इस सूरत में होगा कि अगर जो कंपोनेंट्स हैं आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो एस्केप ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम एक्साइट होगा, तो वो नेगेटिव डेविएशन है। दूसरी होती है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ये होती है कि जो राउल्ट्स के मुताबिक आप वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे उस सॉल्यूशन का, वो उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्साइट करते हैं। ऐसा किस सूरत में हो सकता है, ऐसा इस सूरत में हो सकता है कि अगर इंट्रैक्शन के बाद कि जो दो कंपोनेंट का इंट्रैक्शन करवा के आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उनके अंदर प्रॉपर इंट्रैक्शन इस तरह से नहीं हुआ कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट नहीं हुई, तो उससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर उन कंपोनेंट्स में वीक होंगी तो फिर उनकी वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा एक्साइट होगा। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ हुए, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस ये हैं कि जो उनकी मतलब दो पार्टिकल्स को मिला के आपने सॉल्यूशन बनाया ना, तो उनका जो फर्स्ट करें एक कंपोनेंट आपका ए है और एक कंपोनेंट आपका बी है, तो ए का जो इंट्रैक्शन है वो कोहेसिव है, जो उनकी आपस में इंट्रैक्शन है, और ए बी सॉल्यूशन तब बनेगा जब ए बी इंट्रैक्शन डिवेलप होगा, और जो ए बी इंट्रैक्शन है ये एडहेशन है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डिवेलप हो रही है। तो अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एडहेसिव कम है, तो इससे क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा एक्साइट होगा और वो पॉजिटिव डेविएशन होगी राउल्ट्स लॉ से। डिफरेंस की बात करें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, तो आइडियल जो है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल नहीं करते। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस ये हैं कि द सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इंट्रैक्शन होता है वो आइडेंटिकल टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उन कंपोनेंट्स का पहले आपस में इंट्रैक्शन था, यानी ए का ए के साथ जो इंट्रैक्शन था और बी का बी के साथ जो इंट्रैक्शन था,
सॉल्यूशन का इंटरेक्शन भी टोटली वैसे ही आइडेंटिकल होता है। राउल्ट्स लॉ प्रेडिक्ट दैट द ओवरऑल वेपर प्रेशर विल बी द सेम, कि ओवरऑल जो उन पहले कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे और सॉल्यूशन के बाद भी वो वेपर प्रेशर वैसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में या तो वेपर प्रेशर उससे कम हो जाता है या फिर वेपर प्रेशर उससे बढ़ जाता है, यानी या तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाती है, नेगेटिव डेविएशन हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने ये कंसीडर किया था जो इंथैल्पी चेंज आता है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान वो ज़ीरो होता है, मतलब ना हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है। जो वॉल्यूम चेंज आता है वो भी ज़ीरो होता है। हेक्सेन, हेप्टेन और बेंजीन, टॉलिन, ये कुछ ऐसे हैं सॉल्यूशंस हैं जो इस आइडियलिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में। अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, तो वो राउल्ट्स को ओबे नहीं करते। इनके अंदर इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का या तो उनके म्यूचुअल या उनका जो पहले इंट्रैक्शन था कंपोनेंट का सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होता है या तो वो उनके पहले जो इंट्रैक्शन था उससे ज़्यादा हो जाता है या उससे कम हो जाता है, इसलिए ये या तो पॉजिटिवली डेविएट करते हैं या नेगेटिवली डेविएट करते हैं। इस दौरान हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब भी हो सकती है, वॉल्यूम चेंज भी आता है, और ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रियल या नॉन आइडियल ही होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसीटोन का है, फिनोल, एनिलीन का वगैरह। इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं ये नॉन आइडियल हैं। उसके बाद है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को पहली बात तो है आपने कांस्टेंट कर देना है, उसके बाद जो प्रेशर है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ जाएगी। ये बात बताई थी आपको हेनरी ने। इसी को सेकेंडली इस तरह भी डिस्क्राइब किया जाता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर आपकी गैस की कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ही हाई होगा। ये बात हमें वैसे भी पता है, हमने पहले भी इस कॉन्सेप्ट को देखा है कि कंसंट्रेशन के गैसेस के केस में उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर गैस आपकी है लिक्विड के अंदर, आपने उसको डिसॉल्व करवाया है, तो उस केस में गैस की कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन में जितनी ज़्यादा होगी उसकी वजह से लगने वाला पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इस प्रोपोर्शनलिटीज़ के साइन को आप हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, पी पार्शियल प्रेशर है गैस का और सी जो है इसके कंसंट्रेशन है लिक्विड के अंदर जो आपने सॉल्यूशन बनाया है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि हेनरी लॉ डील विद बिहेवियर ऑफ सोल्यूट्स इन आर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं गैस का बिहेवियर लिक्विड के अंदर, और गैस जो है वो एज आ सोल्यूट एक्ट कर रही है और वाटर एज आ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। लेकिन जो इससे पहले हमने स्टडी किया है राउल्ट्स लॉ, वहाँ पे हम सॉल्वेंट का बिहेवियर देख रहे थे कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर किस तरह से होगा। तो ये जो हेनरी लॉ है ये डील करता है सॉल्यूट के बिहेवियर को, और जो राउल्ट्स लॉ है वो डील करता है सॉल्वेंट के बिहेवियर को। इस हेनरी लॉ में से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया भी हुआ था कि गैसेस की, अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद लेकिन इसी टाइप का था कुछ, कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसको लॉ कौन सा डिराइव करता है, ये था या रिलेशन पूछा हुआ था। उसके बाद है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन ये होती है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट तो करते हैं, सराउंड भी करते हैं दूसरे कंपोनेंट को, लेकिन केमिकली उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। पानी के अंदर होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रेशन में ये होता है कि वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूट भी ऐड किया है, तो वाटर जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करोगे ना तो सॉल्यूट आयोनाइज हो जाएगा, वाटर कंपोनेंट जो है वो उसको सराउंड कर लेंगे। हाइड्रेशन के प्रोसेस में वाटर जो है वो सराउंड करता है, इंट्रैक्ट करता है, लेकिन इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। इस तरह से कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब यहाँ पे जब इन वाटर मॉलिक्यूल ने कॉपर सल्फेट को, या आपके पास कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के
मॉलिक्यूल्स हैं जब उनको सराउंड करते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐसा हो अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, वैसे ही सराउंड करते हैं और ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी सॉल्ट को सराउंड कर सकते हैं, जिन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ये सॉल्ट की शेप को मेंटेन करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ये मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो ये हाइड्रेशन है। ऐसे कंपाउंड्स को जिनके साथ वाटर केमिकली अटैच होता है इन्हें कहा जाता है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स जो हैं याद रखिएगा कि इसमें हाइड्रोलाइसिस में और हाइड्रेशन में यही फ़र्क है कि हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर का बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन हाइड्रेशन के अंदर वाटर इंटरेक्ट करता है, सराउंड करता है, इनकमिंग सॉल्यूट है या जिसके साथ भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस की तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे अगर हम देखें इनऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। जैसे सुक्रोज को जब आप ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। अब उसमें वाटर मॉलिक्यूल केमिकली उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, वो सुक्रोज के साथ रिएक्शन करता है और एज अ रिजल्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जनरेट होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन होते हैं, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड्स वगैरह जो हैं उनकी फॉर्मेशन तब होती है जब आप लोग ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मतलब आप एक मेटल का ऑक्साइड लें, जैसे आपने लिया है सोडियम ऑक्साइड, आप उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे वाटर जो है वो केमिकली रिएक्ट कर रहा होता है, तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर बॉन्ड ब्रेकेज होती है, जबकि हाइड्रेशन के अंदर वाटर इंटरेक्ट और सराउंड करता है। तो ये था हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हम अपना आज का टॉपिक जो है इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे इसी का सेकंड पोर्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से।